आप सभी को राम नमस्कार। इस लेसन में आप सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन के साथ, जिसमें देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2% पर एनम, 2% पर एनम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और जो टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ लेट्स से 4 ईयर्स का, है ना। 4 ईयर्स का मैं टाइम पीरियड आपको दे रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो। ठीक है, CI निकाल के दिखा दो। कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखें। 150 रुपीज़। आप कहोगे प्रिंसिपल तो दे दो, ऐसे कैसे निकालेंगे, वरना तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्रिंसिपल भी ले लो, 2000 रुपीज़। तो ए हो गया। बी ऑप्शन आपका हो गया 159.16। सी ऑप्शन आपका हो गया 160। डी ऑप्शन आपका हो गया 161। एंड जो ई ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका 164.86। मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2% पर एनम, मतलब इट्स नॉट 10%, 20%, 2% पे आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह के सवालों को कैसे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी देखते हैं कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रेट परसेंटेज दिया हुआ है, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपको पी दिया हुआ है, पी का मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ऑब्वियसली 4 ईयर का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ना आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ऑल्दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ लूप होल्स होते हैं, उनका फ़ायदा उठाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक प्रोसेस भी समझाना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस तरह 2% पर एनम के केसेस में कैसे की जाएगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं, उन पे भी बात की जाएगी। बट अभी पहले आप ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 4 ईयर का पीरियड है, 2% पर एनम है, 2000 पे हमें निकालना है, और ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। तो हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे अगर हम वाकई में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे होगा कैलकुलेशन। चलिए इस केस को करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको डिटेल में करेंगे, हर तरह से सोचेंगे इसके बारे में कि 2000 मेरे पास एक नंबर है, इसको अगर मैं 2% से 4 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो एक तरीका तो ये होगा कि आप यहाँ अमाउंट निकाल लो फाइनल। 2000 शुरू करके इस प्रोसेस में 4 बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्योंकि CI क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही होता है। एक वैल्यू है, 2% बढ़ाया, नया प्रिंसिपल निकला, फिर बढ़ाया 2%, नया प्रिंसिपल निकला, फिर 2% बढ़ाया, फिर नया प्रिंसिपल निकला, और ऐसे करके फाइनल अमाउंट मिला। तो वो बनता है केस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। अब देखिए इस केस में क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर मैं अमाउंट निकाल लूँ, अमाउंट और 2000 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, मिश्र धन से मूलधन माइनस कर दिया, क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो अब जरा देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आगे इसको कैसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ अमाउंट निकालने जाओगे, आपको पता है हर स्टेज पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.02 होगा। तो आप कहोगे अमाउंट होगा 2000 इंटू 1.02, वो भी 4 टाइम्स 4। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको 1.02 का पावर 4 निकालना पड़ेगा। वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, फिर भी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो 1.02 की पावर 4 अगर आपको निकालना है तो आप इसके बारे में सोचो, 102 की पावर 4, बाद में डेसिमल एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं निकालूं तो आपको पता है ये आप ऐसे लिख सकते हो कि 102 का होल स्क्वायर इंटू 102 का होल स्क्वायर है, राइट, यही तो है। तो 102 का होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। 102 का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 100 के करीब वाला नंबर है। कैलकुलेशन स्किल में बताया मैंने कैसे निकलता है। ये आपका हो जाएगा 102, 100 से 2 ज़्यादा है, 2 ऐड किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, 4 आया तो उसको भी 04 लिखा। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये है 10404 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 10400 प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। और आप इसको स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका स्क्वायर करने गए तो इसका स्क्वायर बनेगा एक 10400 होल स्क्वायर। मैं लिखता हूँ 10400 स्क्वायर बनेगा, लिख दिया, प्लस 4 स्क्वायर बना जो कि हो गया 16, 4 स्क्वायर बना जो कि हो गया 16, प्लस ये बना 2 इंटू 4 इंटू 10400,
देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। इसका आपने स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 108, 104 है, 4 ऐड हुआ, फिर 4 का स्क्वायर, और लास्ट में आएगा 1 2 3 4 जीरोज। साथ ही साथ ये हो गया आपका 16, यहाँ लिख दो। ये वैल्यू ध्यान से देखना, ये बना 2 × 4 8, 8 × 104 कितना हो गया 832 के बाद 2 जीरोज, 2 जीरोज आ गया 8 3 2। देखो आप कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो अगर आप यहाँ इस तरीके से आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आपकी जो मुश्किलातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है, वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। पर एनीवेज कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं, करने लग गए तो करेंगे। सो 108, फिर ये आपका हो गया 24, फिर आपका हो गया ये 3216। तो कुल मिला के इसका जो पावर 4 आया वो इतना आया। अब अगर ये 1.02 होता तो हमें कहीं ना कहीं डेसिमल लगाना होता, तो डेसिमल कहाँ लगता 1.08, क्योंकि 1.04 की पावर 02 की पावर 4 करोगे आप तो आपको पता ही है कि जो वैल्यू आने वाली है वो 1 मतलब ऐसे ही हो गया आसपास, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में 8% बढ़ता है, यहाँ 8% से ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब क्या करोगे आप कहोगे 2000 इंटू ये जो वैल्यू है 10 मतलब अल्टीमेटली 1.08243216 काइंड ऑफ कुछ वैल्यू मिल रही है ना। तो यहाँ से आपको फाइनल अमाउंट मिल सकता है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो फाइनल अमाउंट अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको आप परसेंटेज के टर्म में भी सोच सकते हैं कि ये वैल्यू जो आई आपकी ना, ये वैल्यू आपकी आई 8.2 है ना, 4% अप्रॉक्स। सो 8.24% अगर अप्रॉक्स आया तो 16.48 बनाएगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से साफ साफ तो 108,243 है ना, मतलब नंबर तो बहुत बड़े हैं, सबका डबल हो जाएगा, पर हमें डेसिमल के दो प्लेसेस तक जाना है। तो इसको लेके ज़रा कैरी आउट करें, 3 जीरोज यहाँ से कैंसिल होंगे, तो ये आपका है 1082.43, ठीक है, बनेगा, डबल होगा तो ये आपका बनाएगा 116,486 यहाँ पर बनेगा आपका, और ये 216 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर डेसिमल लग गया। तो आपकी 2000 वाली वैल्यू आपकी 2164.86 हो गई। सो 164.86 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल था 2000 और जो फाइनल वैल्यू मिली वो ये मिली। लेकिन आप खुद देखें कि ये जो 1.02 की पावर 4 निकालना है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। आपका एग्जाम में बहुत टाइम ईट कर जाएगा, और ऊपर से इतने सारे जीरोज इधर उधर हैं कि आप हिल जाओगे, ठीक है। तो मे बी माइनर परसेंटेजेस में ये काम अच्छे से करेगा, पर हमें कुछ और सोचना है कि जब स्टैंडर्ड परसेंटेज आएंगे 10%, 20% तो आसान होगा शायद। 1.2 की पावर 4 निकालना हो, दैट्स ईजी, बट अगर 1.02 की पावर 4 निकालना है तो दैट्स नॉट सो ईजी, कैलकुलेशन वाइज इंटेंसिव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इसका क्या आसान तरीका हो सकता है, देखिए इसका आसान तरीका जो आपके लिए हो सकता है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि आप 2000 से स्टार्ट करो, 2% आप सीधा सीधा, आपको पता है कि हर स्टेप पे आपको 2% निकालना है, ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, हर स्टेप पे 2% निकालना है। आप पहले स्टेप वाला कहोगे कि 40 हो गया। अब देखिए आपको ये भी पता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी हर साल इस केस में कितने परसेंट से बढ़ेगा, 2% से ही बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप आपको पहले लेसन में क्लियर की गई है, राइट। अब 40 का जो 2% होगा आपका पहला, वो 0.8 आएगा। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो वैल्यू है जो हर साल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट में भी इंक्रीज ही हो रहा है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में जो हर साल इंक्रीज हो रहा है वो इंटरेस्ट है, पर इंटरेस्ट खुद भी 2% से हर साल बढ़ेगा। तो जो इंटरेस्ट का इंक्रीज है ना, वो भी सक्सेसिवली रिलेटेड होता है 2% से। आप इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो कंटिन्यूअस। तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट पे पहले साल पे 2% चेंज करने से 0.8 आया है, तो अगले साल 2% जब आप चेंज करोगे ना, तो जो चेंज उसमें आएगा वो 0.816 आएगा, क्योंकि 0.8 में उसका 2% और जुड़ेगा।
तो इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखते हैं कैसे। पहले साल का इंटरेस्ट 40, तो उस पर 0.8 का चेंज आएगा, यानी अगले साल का इंटरेस्ट अगर लिखना चाहते हो तो 40.8 होगा। ये आपकी समझदारी के लिए बोल रहा हूँ, ये 40.8 होगा अगर आप लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो क्या होगा, तो आप सिंपल सा ये देखो कि 0.8 में 2% और इंक्रीज करो। 0.8 को ऐसे सोचो कि 800 है, 800 में 2% बढ़ाया, 16 और बढ़ा, 816 हुआ, फिर डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब ये 2% आपको बढ़ाना है, तो आप ऐसे सोचो कि 816 मेरे पास है, उसका 2% बढ़ाना है, तो उसका 2% अगर आप बढ़ाने के तो आपको पता है कितना आप बढ़ा दोगे, 16.32, 1% 8.16 हो जाएगा, तो ये 832.32 बनेगा। तो आप कहोगे कि इसका मतलब यहाँ जो इंक्रीज होगा ये 0.83232 होगा। अब मैं जो आपके सामने लिखने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। पहले साल का इंटरेस्ट क्या है, 40। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है, आप कहोगे वो होगा 40 प्लस 0.8, यही तो हुआ है। अगले साल का इंटरेस्ट क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट अगर 40 था तो ये 40.8 है, 40 प्लस 0.8। फिर जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो 40.8 में कितना और एक्स्ट्रा है, 0.816। सो मैं लिख रहा हूँ कि अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो 40 है प्लस 0.8 है प्लस 0.816 है। 40.8 प्लस 0.816 का मतलब क्या है, 40 प्लस 0.8 ऐसे करके। अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो है 40 प्लस 0.8 प्लस 0.816 प्लस 0.83232। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सब कुछ जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। तो देखिए जब आपने इसको इस तरह से लिख लिया ना, तो यहाँ पर आप कंप्यूटेशन क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखना है आपको। आप अगर ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर जो 40 है ना, ये 4 टाइम्स आया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 44 टाइम्स आया। 4 स्टेप्स थे ना, 44 टाइम्स आया। फिर कह रहा है कि 40 है क्या, 40 सिंपल सा क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, उसका 4 गुना कर दो। फिर 0.8 कितनी बार आया, 0.8 आपका आया 3 बार, 3 इंटू 0.8 आया। ये भी आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए कि ये 3 इंटू 0.8 आया। फिर आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2 इंटू 0.816। फिर आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1 इंटू 0.83232, राइट। 4 इंटू 40 बना, 3 इंटू 0.8 बना, 2 इंटू 0.816 बना और 1 इंटू 0.83232 बना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ सर कि पहले साल का इंटरेस्ट निकालो, 4 स्टेप में 4 गुना कर दो। फिर उस पर आपने एक इंटरेस्ट निकाला, उसको आपको 3 बार ऐड करना है, राइट। अल्टीमेटली फाइनली जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो वैल्यू आपके सामने लिख दी है मैंने ना, उसी को मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। फिर क्या होगा कि ये जो वैल्यू आएगी इसको आपको 2 बार लिखना है। फिर आपकी जो ये लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो आपको 1 बार लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो बेहतर, बहुत बेहतर है। नहीं समझ में आया तो एक पैटर्न भी है, वो पैटर्न आपको दिख रहा है ना कि जब यहाँ है हम 40 को तो हम 4 बार लिखेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो कि 40 पहले साल का इंटरेस्ट है, तो अगर ये पहले साल का इंटरेस्ट है तो ये देखो सब में 2% 2% 2% है, राइट। तो 40 को 4 टाइम्स तो लेना ही लेना है, 2% करके आ रहा है। प्लस ये बेसिकली कहानी ये है कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो 40 ही होता हर साल, तो वो 4 इंटू 40 यहाँ आ गया। प्लस ये जो 0.8 है इसमें लिखा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स आपने 0.8 लिखा। फिर आपने यहाँ पर लिखा 2 टाइम्स, फिर आपने लिखा 1 टाइम। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ एक एग्जाम्पल से, और अगर आपने ये चीज़ करी तो फिर आपका इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। आपका इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। आप कहोगे कि ये तो हो गया 160, ये हो गया आपका 2.4, ये हो गया आपका 1632 यानी 1.632, ये वैल्यू आपकी 1 है तो ये 0.8323 आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप जब सम यहाँ से निकालने जाओगे तो आपको जो वैल्यू आपको चाहिए थी यहाँ से, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 164.86, ठीक है, रफली अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे चाहिए था। तो जो मैंने पैटर्न अभी दिखाया है इसका क्या यूज़फुलनेस है ये मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल से दिखाऊंगा। तो कुल मिला के देखिए ये वाला तरीका जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये बेहद आसान है, जहाँ पर आप एब्सोल्यूट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन में कितनी नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो हमारा पॉइंट नहीं है अभी ये है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको दिया जाए। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा।
अब देखिए जहां तक ये क्वेश्चन करने की बात थी, इस क्वेश्चन में इतना भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन को तो आपको देख के आंसर मार्क करना था 164.86। कैसे? मैंने आपको प्रोसेस बताना था, तो एक एग्जांपल भी लिया, कुछ ऑप्शंस भी लिए, ताकि एग्जाम में आप थोड़ा अलर्ट रहें। देखिए कैसे ये ऑप्शन मार्क कर सकते थे। आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा होता, आप कहते कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहते सिंपल इंटरेस्ट 2% के हिसाब से 4 ईयर्स है, तो टोटल कितना होता? 8% होता। 8% 2000 का कितना होता? आप कहते सिंपल 160 रुपीज़ होगा। आप बताओ अगर सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपीज़ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा, यानी मेरा आंसर 150 भी नहीं हो सकता है, 159.16 भी नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ 160 भी नहीं हो सकता है। मेरा आंसर जो है, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल जुड़ता रहता है। अगर प्रिंसिपल हर साल जुड़ता रहेगा तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो डेफिनेटली 160 से ज़्यादा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। ये जब एक अंडरस्टैंडिंग मिली, तब भी आपके पास 2 ऑप्शन बाकी हैं। अब जो 2 ऑप्शन बाकी हैं, इनको आप कैसे क्विकली कर सकते थे? आप दिमाग में सीधा सीधा सोचते कि मैं 2000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं 2000 से स्टार्ट करता और मैं पहली बार की बात करता तो बिल्कुल मेरा 40 आता। अगली बार मेरी वैल्यू क्या आती? 40.8 आती। आप जरा देखो, तो अगर मैं 2 ही साल की बात करूँ, केवल 2 साल की बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ये मेरा क्या आ जाता? 80.8 आता कि नहीं आता? अगर ये मेरा 80.8 आता 2 साल का, और मैं अगले 2 साल का जो मुझे पता है कि 80.8 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है ये, तो पहले 2 साल का टोटल अगर मैंने निकाला कि मेरा 80.8 आ रहा है, अगले 2 साल का डेफिनेटली 80.8 से ज़्यादा होगा। यानी टोटल मेरा CI अगर मैं यहाँ पर ऐसे रफली देखूँ, तो इसी का भी मैं अगर डबल करता हूँ तो मेरा 161.6 से ज़्यादा आना चाहिए। देखो ये भी नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है 164.86। तो आपको एग्जाम में उतना ही कैलकुलेट करना है जितने की ज़रूरत है, अननेसेसरी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ई ऑप्शन इसमें 164.86 आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे, पर ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बार काम आएगी। आप हमेशा CI को ऐसे देखना शुरू करो कि CI SI से ज़्यादा होगा, क्योंकि CI और SI में फ़र्क क्या होता है कि 10% अगर आपने CI लिया 2 साल के लिए तो वो आपको 20% का चेंज देगा, लेकिन अगर आपने 10% SI लिया 2 साल के लिए तो वो आपको 21% का चेंज देगा। तो जो CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, अगर हम मोर देन 1 साइकिल की बात करें। ठीक है, आप एक ही साइकिल की बात करोगे तो दोनों सेम ही होते हैं, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले लेसन में। पर अगर आप एक से ज़्यादा साइकिल्स की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ये रिएक्शन आपको कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर ऑप्शन ना देखें, ऐसे देखो CI का क्वेश्चन भी है तो आप क्यों ना पहले SI देखो, क्योंकि SI डायरेक्ट दिख जाता है। SI देख के फिर सोचना कि क्या हमारा CI जो होगा SI से बड़ा होगा तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्किल बहुत काम आती है और आप भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, नए एग्जाम्पल से जैसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक वैल्यू है 3000, राइट। अब उस 3000 पे मान लिया आपसे मैंने पूछा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए और 2% के हिसाब से ही चाहिए, मान लिया, या 3% लगा लेते हैं यहाँ पर कि 3% से चाहिए मुझे, और ये भी केस वही है कि मान लिया 4 टाइम्स लगा दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करेंगे, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करेंगे। आप पहले साल का इंटरेस्ट निकालो, तो पहले साल का इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 90। जब आपका ये इंटरेस्ट 90 हो जाएगा तो आपको देखो क्या करना है। टोटल 4 पीरियड्स हैं, तो आप कहोगे कि 90 × 4 लगेगा। पहली चीज़ 90 × 4 लगेगा। 90 × 4 लगाने के बाद ये तो पहली वैल्यू आपकी हो गई। फिर आपको क्या करना है, फिर आप कहोगे कि जो इस पे 3% निकालूंगा मैं, लेट्स से इस पे 3% निकाला मैंने, तो इसका 3% कितना होगा? आप कहोगे वो होगा आपका 2.7, राइट। 90 का 3% क्या होगा? 2.7, जो इस पे इंक्रीज आने वाला है। तो देखिए ये वैल्यू 2.7 से बढ़ गई। अब देखिए अगली बार यहाँ से यहाँ अगर मुझे चेंज चाहिए, राइट, तो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ अगर चेंज चाहिए इंटरेस्ट में, ये पहले साल का इंटरेस्ट से दूसरे साल का इंटरेस्ट में आपको जाना है, अगर ये आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या 2.7। ये 2.7 है कि 90 से अगर यहाँ का इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे 2.7 ऐड करना पड़ेगा। फिर मुझे यहाँ से अगर यहाँ का इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि इसमें भी कितना चेंज आता है, इसमें भी आपका 2% का चेंज 3% का चेंज आएगा जो कि इंटरेस्ट है। फिर यहाँ से यहाँ अगर आपको जाना है तो भी आपको पता है कि ये जो वैल्यू निकलेगी उसमें मुझे 3% का चेंज लगाना पड़ेगा। तो निकालते हैं पहले 2.7 का 3%, आप इसको 270 सोच लेना। फिर 270 सोचने के बाद उसका 3% निकालना है तो आपका 2.7 8.1 आ जाएगा। 270 8.1 आ गया। 270 8.1 का मतलब हुआ सिंपली कि 2.781।
ठीक है। अब 2.781 को थोड़ी देर के लिए ये सोच लो, इसका 3% आगे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ वाला मिलेगा वैल्यू। तो इसका 3% मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, इसका 3% निकालूंगा तो आपको पता है 2.781 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पता है मुझे 8.1 के आसपास कुछ आएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसको ऐसे देखो ध्यान से, 27 है, 81 है, 27 टाइम्स 3 आपका क्या होता है 81, राइट। और उसको 0 मैं डेसिमल सारे भूल रहा हूँ, अभी बाद में लगाऊंगा। ये 27 81 मान के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। 81 टाइम्स 3 आपका क्या हो जाएगा 243, ये आ गया 8343। अब डेसिमल लगाना है तो 8.343 हो गया। इसमें आप 8.343 ऐड करोगे, राइट, 8.343 आप इसमें ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 286.443, है ना। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ 2.86443, क्योंकि डेसिमल मुझे पता है कि 2 पॉइंट समथिंग होगा नंबर। सो वो नंबर मैंने उठा के ऐसे लिख दिया। जब आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, है ना, जब आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि फाइनल वैल्यू लिख देना कि क्या होगा। तो मैं वहीं वापस आ रहा हूँ और आपको फाइनली बताता हूँ कि अब इस केस में जो इंटरेस्ट आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे। देखो, पहला तो आपको पता है कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है, मैं पूरी कहानी समझाता हूँ, कि वो 90 है। अगले साल का इंटरेस्ट है 90 प्लस 2.7, जो आपको पता है क्या है 3% ऑफ 90, राइट। फिर आपका है 90 प्लस ये जो वैल्यू आई 2.7, इसमें भी आपने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा और ये वैल्यू फाइनली अल्टीमेटली जो है नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट बना रही है वो 2.781 हो गया आपका। सो 90 प्लस 2.7 प्लस 2.781, फिर आपका आ गया 90 प्लस 2.7 प्लस 2.781 प्लस 2.86443, राइट। ये कहानी हो गई। अब इसको आप डायरेक्टली कैसे लिखते, अगर लिखना होता तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये है 90 इंटू 4, फिर ये आपका क्या है सिंपल सा 2.7, ये अगर 4 टाइम्स है तो 2.7 इंटू 3 टाइम्स आएगा आपका, फिर 2.781 बनेगा, 2.781 ये कितनी बार आएगा आपका 2 बार, एंड 2.864434 आपका आएगा 3 बार, 1 टाइम, सॉरी, राइट। सो सिंपल है ना, 1 2 3 4 टाइम्स ऐसे करके चले गए, कोई चैलेंज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी क्या है, ये जो पैटर्न है वो आप किसी भी केस में लगा सकते हो। जब परसेंटेज आसान होंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे 10% का केस है, यहीं पर अगर 10% का केस मैंने आपको दे दिया होता तो फिर क्या था, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि 10% अगर आपने सक्सेसिवली 4 टाइम्स लिया तो इसका नेट परसेंटेज चेंज तो आप सीधा निकाल सकते हो, राइट। 2 बार का कितना होता है 21, 3 बार का 33.1, 4 टाइम्स का होता है 46.41%। अगर 4 टाइम्स आपने लिया, ये एसएससी को बहुत पसंद है 46.41%, 10% 4 टाइम्स काफ़ी पसंद है। तो जब मैंने इसका नेट अपने आप आसानी से निकाल लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है 10%, जब हमने इसको आसानी से निकाल लिया 46.41%, तो फिर आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 46.41 टाइम्स 3, 30 एक्चुअली ये आंसर हो गया, राइट। अगर 10% होता तो, क्योंकि 1% 30 के बराबर हो गया, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाता, कोई तकलीफ ही नहीं थी। पर यहाँ इस केस में जब 3% वाले केसेस हैं, देन वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन। बट वहाँ एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है कि 90 इंटू 4, 2.7 इंटू 3, 2.781 इंटू 3, ऐसे करके आपको वैल्यू कहीं ना कहीं मिलती हुई दिख रही है। तो आसानी से आप इसको रिड्यूस करके करेंगे, तो हम क्वेश्चंस करेंगे और सारे, तो आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। बस ये दिखाना था कि कुछ ऐसा आपको करना है, एक पैटर्न बनता है जिस पैटर्न का आपको लाभ भी उठाना है, फ़ायदा उठाना है, ठीक है। और आसानी से आपकी कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाएगी, उसमें आपको कभी कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। तो ये 90 इंटू 4 बनाता है, जहाँ 2.7 क्या है आप ध्यान से देखना, 2.7 आपका क्या है, ये आपका 90 पे 3% है, राइट। और फिर ये 2.7 पे 3% ऐड किया हुआ है, ये 2.781 पे 3% ऐड किया हुआ है, तो आपकी ये फाइनल वैल्यू कहीं ना कहीं इस केस में बन रही है, जो आपको समझ में आए। तो बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पिछला किया, अगर आप ध्यान से देखें, 4 इंटू 40, 3 इंटू 0.8, 2 इंटू 0.816, देन 1 इंटू 0.8323, तो ऐसे करके आसानी से वैल्यू आपकी निकल जाएगी और आपको कहीं कोई दिक्कत इस केस में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई प्रॉब्लम आपको इस केस में होनी नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना,
तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इतने डिस्कशन के बाद ना मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन है ना। तो कई बार जो होता है ना कि कई लोगों को विजुअली चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है विजुअली, फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो जो भी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो आपको आ जाएगी कि आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है तो कर लो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। पर ये अंडरस्टैंडिंग देना ज़रूरी था, मैं उसको डायरेक्ट बताना ही नहीं चाहता था, मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि मैं आपको सीधा रटा दूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको सबको समझाऊँ। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो कि मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेके आऊँगा। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये 3000 वाला जो केस है ना, इसमें 10% वाला केस लेके चलते हैं, और इस 10% वाले केस से मैं आपका फटाफट इसको एक फाइनल फॉर्म आपको दिखाता हूँ रिड्यूस करके, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप आसानी से लिख पाएंगे वैल्यूज को डायरेक्टली। ये आपकी 3000 हो गई। अगर ये आपकी वैल्यू 3000 होगी तो ध्यान से ज़रा देखना, आप क्या कहोगे कि ये अगर 3000 वैल्यू मेरे सामने है तो 10% इसका क्या होगा, 300 होगा। जब ये 300 होगा तो आपको पता है कि ये भी 10% से हर साल चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये वैल्यू आपको पता है कि कैसे बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी 30, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ेगी, आपको होगा 30 प्लस 10% ऑफ 30, 33 बढ़ेगी। नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ेगी, आपको होगा 33 प्लस 3.6, ठीक है, यानी ये बढ़ेगी 36.6, सॉरी 36.3, 10% 3.3 होगा ना, ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब आप रिड्यूस करते तो आप कैसे लिखते हैं, आप कहते हैं कि ये है मेरा 300 इंटू 4, 4 बार तो 300 हो गया, प्लस आप कहते हैं कि ये जो 30 है ये मुझे कितनी बार लेना है, ये 30 मुझे 3 बार लेना है, ये 33 मुझे 2 बार लेना है, और फिर आप कहते हैं ये 36.3 मुझे कितनी बार लेना है, 36.3 वो 1 बार लेना है। अब जरा इसको मैं रिड्यूस करके आपको दिखाता हूँ, इसको कैसे आप नेक्स्ट टाइम से इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। आपके पास जो भी नंबर है, जो भी रेट परसेंट है, आप पहले वो निकालो, तो वो वैल्यू आपकी आएगी 300, इसको बस 300 लिख के छोड़ देना। फिर आपको क्या करना है, एक बार जब ये कैलकुलेट हो गया तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब आपको इसका 10% निकालना है। देखो ये 300 आ गया, अब आपको इसका 10% निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 30। उसको आने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहां पर आपको लिखना है एक टोटल वैल्यू 300 प्लस 30, वो हो जाएगा 330। पहले आपने पहला इंटरेस्ट निकाला 300, फिर उसका 10% निकाला 30, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आपको जाना है तो ये 300 और 30 को जोड़ लेना, 330 बनाएगा, उसका 10% निकालना, आपका क्या आ जाएगा 33। फिर जब अगले स्टेप पे आप जाना तो आप तीनों को जोड़ लेना, या फिर इस 330 में 33 जोड़ लेना, 363 बनाएगा, उसका 10% निकाल लेना, 36.3 बनाएगा। ये जब बनाएगा तो इनको जोड़ने के पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स थे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देना इंटू 1, यहाँ लिख देना इंटू 2, यहाँ लिख देना इंटू 3, यहाँ लिख देना इंटू 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर लेना, तो वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी यहाँ से 1200, यहाँ से आपकी आ गई 90, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 66, यहाँ से वैल्यू आ गई 36.3। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 1392.3, ठीक है। सो 156 और 36 92, सो 1392.3 फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अगर आप परसेंटेज से निकालते हैं 46.41, ठीक है, और उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1% आपका 30 है, तो वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू कितने निकल के आती, 464.1 इंटू 3 आपका निकल के आता, राइट। 4 इंटू 3 आपका 1200 देता, 64 इंटू 3 आपका 192 देता, 0.3 1392.3 वहाँ से भी आ जाता। अब जो मैंने सिंप्लीफाई किया है इससे देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई ये हो गया कि आपको अगर आपको एक 2000 की वैल्यू दी जाएगी और आपको 2% दिया जाएगा, 4 टाइम्स सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाली कहानी, तो अब आप क्या करोगे, आप पहला काम क्या करना है कि आपको निकालना है कि 2% ऑफ 2000 कितना है, वो निकाल के आप लिख देना यहाँ पर कि कितना है 40। जब आपने यहाँ पर ये लिख दिया 40, तो अगला स्टेप क्या है कि आपको 2% ऑफ 40 निकालना होगा, जो कि आएगा 0.8। जब आपने ये निकाल दिया तो उसके बाद आपको करना है कि 40 और 0.8 को ऐड करोगे आप, यहाँ पर 40.8 आएगा, इसका फिर आप 2% निकालोगे तो आएगा 0.816। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इस 40.8 में 0.816 आप ऐड करोगे, तो अगर आपने ये ऐड किया तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 41.616। फिर आपको इसका 2% निकालना होगा, इसका 2% अगर आप निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा 82, और यहाँ से 12 आएगा तो ये हो गया आपका 83, राइट, क्योंकि ये 12 बनाएगा ना, और ये 232 चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट।
जब ये आप करोगे तो फिर आप कर देना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लाइक दैट, ठीक है। अगर 3 ही स्टेप्स होते तो हम यहाँ रुक जाते, अगर मान लिया 3 ही सक्सेसिव परसेंटेज होते तो हम यहाँ रुक जाते, और हम क्या करते फिर 1 2 3 लिखते, नीचे से शुरू करना 1 2 3, है ना। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, 4 स्टेप्स है तो ये काम हमने किया 4 बार। पहली बार सीधा सीधा हमने क्या निकाला कि 2% ऑफ 2000 निकाला, अगली बार हमने क्या किया, इसका 2% निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और ऐड करके 2% निकाला, उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें जो एडेड वैल्यू है उसमें हमने ये ऐड किया और जो वैल्यू आई उसका हमने 2% निकाला, फिर इंटू 1 2 3 4 कर दिया और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको किसी तरह की वैल्यू अगर प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम में और आपसे बोला जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, 4 टाइम्स बोला, 5 टाइम्स बोला, आपको क्या करना है, बस यही करना है, 1 2 3 4 5 करना होगा, 5 टाइम्स होगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 कर देंगे। जो प्रोसेस मैंने समझाया इसी प्रोसेस को आपको एक्सटेंड करना है और आपकी वैल्यूज आसानी से आ जाएंगी, आपको कभी कोई तकलीफ कंपाउंड इंटरेस्ट के केसेस में नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए जरा सीआई केसेस में ना थोड़ा कंपाउंडिंग की बात की जाए, है ना, कि कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे इसको ट्रीट करना है। तो देखिए कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपको अगर अमाउंट के बारे में पता हो तो अमाउंट जो होता है ये होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। आप ऐसे बोलते हो कि ये एक्सप्रेशन होता है अगर हम बात करें कि हमारा एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, जहाँ पर R आप बोलते हो कि ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम 1 साल का, और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आप कहते हो कि ये जो केस है ये एनुअल कंपाउंडिंग का है, ये एनुअल कंपाउंडिंग का केस है, लिख देता हूं। देखिए कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि कितने टाइम के बाद आप इंटरेस्ट को उठा के प्रिंसिपल में जोड़ दे रहे हैं और उस पर आप नया इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ है कि 1 साल में आफ्टर 1 ईयर आपका लेट से सर्टेन अमाउंट प्रिंसिपल है, 1 साल का आपने इंटरेस्ट उठा के उसमें ऐड कर दिया तो आपका ये बन गया P प्लस आई, और उस वैल्यू पर आपने अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उस वैल्यू पे R% के रेट से। तो अगर ये 1 साल में आप कर रहे हो हर 1 साल में तो उस केस को बोला जाता है एनुअल कंपाउंडिंग। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो इसको हाफ ईयरली केस में करूंगा, हर 6 महीने में करूंगा, हाफ ईयरली केस में तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू 1 प्लस, अगर R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो ये हो गया R बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2n, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपने क्या किया, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो हर 6 महीने में करूंगा, तो अगर हर 6 महीने में आप करने वाले हो तो आपको यही प्रोसेस एवरी 6 मंथ्स रिपीट करना है। तो आप कहोगे एवरी 6 मंथ्स अब मैं इंटरेस्ट को ऐड करके नया ये बनाऊंगा प्रिंसिपल जिस पे मैं कैलकुलेट करूंगा अगले 6 महीने का इंटरेस्ट। तो आप खुद ही देखो कि 1 साल का पीरियड वहां पर क्या होगा, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। यहां पर 1 साल में 2 पार्ट्स हो गए एक्चुअली, एक बार प्रिंसिपल ऐड में इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल मान के उसको कंप्यूट कर रहे हैं अगला सीआई, तो इसलिए पीरियड कह रहे हैं डबल हो गया और रेट क्या है, हाफ हो गया, क्योंकि हमें 6 महीने का रेट चाहिए यहाँ पर। यह हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी। फिर आती है क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में जो आपका अमाउंट होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 4n। कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझो। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R पर एनम है तो R बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 महीने का चाहिए ना इंटरेस्ट, साल भर का थोड़े ना चाहिए। जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो जो मैं 3 महीने में करने वाला हूँ 3 मंथ्स में, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट R है तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया, R बाई 4 हो गया, R बाई 4 हो गया ना इंटरेस्ट। तो R बाई 4 परसेंटेज से मैं इंक्रीज करूंगा और इसमें ऐड करूंगा, तो ऐसे 1 साल में ही देखो कितने पीरियड बन जाएंगे, 4 पीरियड्स बन जाएंगे। तो 4 पीरियड बन जाएंगे, इसीलिए n इंटू 4 किया, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 4, और साथ ही साथ रेट को हमने क्या लिखा, R बाई 4। फिर देखिए केस क्या हो सकता है कि इसमें मंथली कंपाउंडिंग का केस भी हो सकता है कि नहीं हम ये काम हर महीने करेंगे, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू डू दिस। तो देखो अगर आप हर महीने करोगे तो क्या होगा जरा बताओ, हर महीने अगर आप करोगे तो आपकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि A इज इक्वल टू, उसको मंथली कंपाउंडिंग बोलो, 1 प्लस R बाई 12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड, और यहाँ हो जाएगा आपका 12n। अब देखिए होता क्या है ना कि जब
आप इन फार्मूलोज को रट लेते हो ना, आप इसको ऐसे रट लेते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। मैंने कोशिश करी बताने की हाफ ईयरली कंपाउंडिंग क्या है, एनुअल कंपाउंडिंग क्या है, ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उसका फायदा देखो कहाँ मिलता है। उसका फायदा मिलता है, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, कि भोलू जो है बहुत ही भोला है, ठीक है, और इसने क्या किया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का फॉर्मूला रट लिया। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला इसको रटा हुआ था, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 टू द पावर 2n। ठीक है, और अपनी फार्मूले शीट से बहुत बेहतरीन रिवीजन करके एग्जाम में गए थे, और वहाँ पर एक सवाल भी आ गया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का सवाल ये आया जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि जो आपका प्रिंसिपल है वो दे दिया उन्होंने कि भाई 2000 है मेरा, और उन्होंने कहा कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 10% का, और उन्होंने कहा कि अमाउंट बता दो आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट बताना है 1 साल के बाद। अब देखिए भोलू ने कहा कि देखो, और उसमें लिखा हुआ था कि ये जो केस है ना ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में ये केस हमें लेके चलना है। तो जब भोलू ने ये चीज़ देखी तो भोलू बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो फार्मूला ही रट के आया, अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन करके भी आया था। तो उसने कहा ये तो बड़ा आसान सवाल है, a इज इक्वल टू पी की पी की वैल्यू उन्होंने डाल दी फटाक से 2000, और यहाँ पर लिखा 1, और यहाँ पर जो r/2 है ना तो उन्होंने कहा r की वैल्यू 10 दी है, 10/2 उन्होंने कर दिया, तो ये हो गया 5/100 आ गया, पावर 2n, n की वैल्यू 1 साल है तो उन्होंने कहा ये तो हो गया दिस, और उन्होंने कहा कि 2000 इंटू 1.05 का होल स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू उन्होंने निकाली कि ये 2000 है और 1.05 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1.1025 से करके उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। राइट, ये वैल्यू आपकी सिंपल है, देखो कितना आ जाएगी 220 और 50, यानी अगर मैं इसको निकालूं तो ये 2205 के करीब वैल्यू आ गई। राइट, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके सामने, जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, राइट, वो क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वैल्यू आपने निकाली इस केस में, ये आपकी वैल्यू सरासर गलत है। भोलू ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भोलू ने आंसर मार्क तो कर दिया एग्जाम में, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, केवल फार्मूला रटा हुआ था। तो वो था एग्जामिनर की मर्जी पे कि एग्जामिनर उसको ऐसा सीधा सवाल देते कि उसका फार्मूला सीधा फिट हो जाए। एग्जामिनर ने हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डायरेक्टली दे दिया। आपको पता है हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डायरेक्टली दिया हुआ है ना सर, तो आपको ये r/2 ही उठा के दे दिया है, ये r/2 ही उठा के दे दिया गया है पूरा का पूरा। r/2 करते क्यों हैं? क्योंकि अगर एनुअल इंटरेस्ट दिया होता है तब 2 से डिवाइड करते हैं ना, लेकिन r/2 हमें यहाँ करना ही नहीं, क्योंकि हमें हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो आंख बंद करके चीजें पढ़ लेने से सही नहीं होता। इसलिए मैं आपको अभी जो समझाने जा रहा हूं ना, वो मैं समझाने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब जो मैं कुछ बताऊंगा आपको वो ध्यान रखना, आप अगर उसको समझ गए तो आप जीवन में कभी भी ऐसी गलती, भोलू की तरह की गलती आप कभी नहीं कर पाओगे। बिलीव करिए मेरे ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा और बहुत मजा आएगा। तो अब देखिए आपको समझना क्या है, यहां पर मैं देखिए एक शब्द आपको दे रहा हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल का मतलब क्या होता है? देखिए गलती कहां से होती है, आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट को जब देखते हो ना, तो वहां पर आपके दिमाग में एक इमेज बैठी होती है, 1 साल 1 साल 1 साल, एनुअल रेट एनुअल रेट एनुअल रेट, उसको खत्म करते हैं। एनुअल देखिए होता क्या, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब आप पढ़ते हो ना, आप ध्यान दो, मैं लिखता हूं कि जैसे एक नंबर है उसको 10% से बढ़ाया, एक नंबर है उसको 10% से बढ़ाया, ऐसे करके पढ़ते ना, वहां पर टाइम पीरियड की बात होती ही नहीं है ना, क्योंकि वो इंस्टेंट चेंज है। आपने एक नंबर को 10% से बढ़ा दिया, बस, हम टाइम पीरियड में वहां इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि यहाँ एक टाइम पीरियड भी होता है कि वो चेंज कितने समय में हो रहा है। अब वो समय 5-6 महीने का है कि एवरी मंथ हो रहा है कि 1 साल बाद हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर वो टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि जब भी वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो भी ये टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, राइट, ये जो टाइम पीरियड है,
कि वो लेट से 6 मंथ्स में चेंज हो रहा है, कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली करोगे तो हर 6 महीने में चेंज होगा, तो मेरे लिए एक साइकिल की लेंथ जो है वो 6 मंथ्स हो गई, नंबर ऑफ साइकिल्स वहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है आज से कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को आप देखोगे तो हम नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारे लिए एक उसका एक जनरल केस, स्पेसिफिक केस हो गया, 6 महीने उसका एक स्पेसिफिक केस हो गया, 1 साल उसका स्पेसिफिक केस हो गया, क्वार्टरली 3 महीना स्पेसिफिक केस हो गया। हम साइकिल के टर्म्स में बात करेंगे। साइकिल का मतलब हो गया कि सिंपल सी बात यह है कि आप हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो हमारे प्रिंसिपल में कितने टाइम पीरियड के बाद जोड़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप 1 साल में जोड़ रहे हो तो हमारे एक साइकिल की जो लेंथ है वो 1 ईयर हो गई। तो अब देखिए ध्यान से, मैं अब बात करता हूं कि अगर मैं बात करता हूं कि हमारी जो साइकिल है वो 1 ईयर की है। कंपाउंडिंग का मतलब समझना अब यहां पर आप कि 1 ईयर का मतलब ये हो गया कि एवरी ईयर आप जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जोड़ के नई कैलकुलेशन करते हो आगे। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने कहा कि आपके सामने सर्टेन प्रिंसिपल है, राइट, और उस प्रिंसिपल पे आप क्या कर रहे हो, आप रेट % लगाओगे, ऑब्वियसली इंक्रीज करोगे, फिर आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और ये काम आप कर रहे हो एनुअली, राइट। तो अगर ये काम आप एनुअली कर रहे हो तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट्स से कि मेरे पास एक वैल्यू है 1000 और 1000 पे आपने क्या किया कि इसको 10% इंक्रीज किया 3 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग का केस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया है मुझे 10%। तो अब मैं क्या कहूंगा, देखो मेरा केस क्या है कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो लेट्स से 3 इयर्स का है और इस 3 इयर्स के टाइम पीरियड में आपने एनुअल कंपाउंडिंग करी है तो 3 पीरियड्स बनेंगे, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3 पीरियड बन गए। तो इन तीनों पीरियड में हमारा जो, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यही स्टोरी होगी ना कि P है, फिर आपका पहली बार 10% इंक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, ये कन्वर्ट हो गया। साइकिल की नॉलेज से हम उस केस को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। तो यहां पर क्या हुआ, हमने इसको फिर कहा कि P में अगर हम लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा, 3 बार करेंगे तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। ये सिंपल रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन आया, मैंने वही बोला कि 1000 है, 3 साल का पीरियड है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है। तो अगर कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है तो आपका जो 3 साल का पीरियड होगा वो कितनी साइकिल्स हो गई, 3 साइकिल्स हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस एक साइकिल के लिए कितना हुआ, 10% हुआ। ठीक, तो 10% 3 साइकिल्स, यानी ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कन्वर्जन जो हुआ वो कुछ ऐसा हुआ। तो फिर आप लिख सकते हो ना कि AP इंटू 1.1 टू द पावर 3 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपको मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, या लगा लो कि मान लिया 20% दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000, 20% पर एनम 2000 दिया हुआ है, साथ में आपको जो कंपाउंडिंग कराई जा रही है, कंपाउंडिंग आपसे कराई जा रही है एनुअल, बहुत अच्छे समझ लेना है चीज़, और आपको टाइम पीरियड जो दिया गया है लेट्स से वो दिया गया है 4 इयर्स का। अब देखो आपको क्या क्या सोचना है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है इसका मतलब हर 1 साल के बाद मेरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ रहा है, यानी अगर मैं इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करूंगा तो आपको ये समझना है कि आपकी जो वन साइकिल है जो ये 1 साइकिल जहां पर ये चेंज हो रहा है ये 1 साल का है, लेंथ 1 साल में हो रहा है। टोटल टाइम पीरियड अगर 4 इयर्स का है तो कितनी बार होगा, 4 बार होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स 4। तो जब ये चीज़ मुझे मालूम चल गई तो मैं कहूँगा अगर मैं इसको सक्सेसिव में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो 4 नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी, और हर एक साइकिल में जो इंटरेस्ट है, क्योंकि पर एनम इंटरेस्ट है, 1 साल की साइकिल है मेरी, तो 1 साइकिल में जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो दिया हुआ है 20% का है। तो अगर मुझे यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशनशिप चाहिए तो मेरा अमाउंट क्या होगा, 1.2 टू द पावर 4। तो देखिए जब आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट के केस को इंटू P कंपाउंड इंटरेस्ट के केस को कन्वर्ट करते हैं सम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, तो ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जैसे लेट से हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं लेट से हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, या इसको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग भी इसको बोला जाता है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के केस में देखिए क्या होगा, मैंने आपसे बोला लेट से कि n ईयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं n ईयर्स की बात कर रहा हूँ,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया आपको R% पर एनम, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको। आप कहोगे कि देखो जब मेरा पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया गया है, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया कि एवरी 6 मंथ्स मेरा ये सक्सेसिव वाला केस बनेगा। एवरी 6 मंथ्स हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है ना, तो हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट को जोड़ोगे। अब आप कहोगे अगर मेरे पास n ईयर्स हैं तो कितनी साइकिल्स हो जाएंगी? अगर आपकी एक साइकिल की लेंथ केवल 6 मंथ्स है और आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स n है, तो आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो जाएंगी? आप कहोगे 2n हो जाएंगी। फॉर्मूले में वो 2n इसीलिए आता है। साथ ही साथ अगर रेट परसेंट आपको R% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, मुझे तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? R/2 हो गई पर जो 6 महीने का इंटरेस्ट है। लेकिन एग्जामिनर हो सकता है आपको सीधा ये भी दे दे कि R% जो इंटरेस्ट है वो हाफ एनुअली है या सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे सीधे। तो जब वो आपको सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा सीधे, लेट्स से क्वेश्चन में दे दिया उसने सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, आपकी साइकिल की लेंथ कितनी है? एक साइकिल की 6 मंथ्स और 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर आप सीधे लिखोगे R%। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए। बस ये कन्वर्जन टूल अगर आपको मालूम है आप गलती कर ही नहीं सकते हो। मैंने आपको बोला कि लेट्स से आपका प्रिंसिपल है 1000, आपका जो सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से मैंने दे दिया आपको कि 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली मैंने प्रोवाइड कर दिया कि 5% है, राइट। मैंने आपसे कहा कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का है। मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो इंफॉर्मेशन इतना मैंने 2 ईयर्स का टाइम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अमाउंट प्रिंसिपल में रिलेशनशिप लिख के दिखा दो। आपको क्या सोचना है? 2 ईयर का टाइम पीरियड है, लेकिन हमारी एक साइकिल 6 मंथ्स की होने वाली है क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की बात की जा रही है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग की बात करते सर, तो एनुअल कंपाउंडिंग की बात करते तो ये 2 साइकिल बनती, ठीक है, 2 साइकिल बनती। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ 6 मंथ्स का प्रोवाइडेड है। अब इस केस में अगर मुझे लिखना है तो आप कहोगे कि 2 साल के पीरियड में 6 मंथ्स कंपाउंडिंग पे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे 4 साइकिल्स बनेंगी और हर एक साइकिल का इंटरेस्ट क्या है? तो आप जाओगे देखोगे क्या दिया हुआ है, 5% आपको डायरेक्टली दिया हुआ इंटरेस्ट 6 महीने का है। अगर नहीं दिया होता तो कन्वर्ट करते 6 महीने में, दिया हुआ है 5%, तो आई कैन राइट 5% एट एवरी प्लेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया सर? ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में परफेक्टली कन्वर्ट हो गया। अमाउंट कितना हो गया आपका? 1.05 टू द पावर 4 इंटू 1000। या फिर आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की जैसी भी कैलकुलेशन करते हो करो, यहाँ पर केस बन गया ना। आप स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो और फिर अमाउंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है करो, नॉट ए प्रॉब्लम। बट एक बार जब ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो कन्वर्ट होने के बाद तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं यही सवाल आपको मैं दे दूं और मैं आपसे पूछता कि बताओ 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 4 साल का अगर आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता टोटल इस केस में, तो आप पहले इसमें कन्वर्ट तो कर लो। जब आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो मैंने आपको तरीका बताया, राइट, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से आप निकाल लो 4 साइकिल का। तो यहां पर आपको चीजें साइकिल के टर्म्स में सोचनी है, वरना हाफ ईयरली एनुअल आपको जीन नहीं देगा, परेशान हो जाओगे आप, गलत सलत फॉर्मूला लगा के एग्जाम में आ जाओगे, गलती कर बैठोगे, ठीक है। अब देखिए इसी केस में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हो सकता है मुझे सीधे दिया होता 12 मंथ का इंटरेस्ट। मैं एक दूसरा केस भी लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्होंने दिया होता कि आर जो है 12 मंथ्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम दे दिया होता, तो वहां ये 5% ही आता, पर हाफ से डिवाइड करने पे आता, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली निकालना था। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ रेड कलर में कि मान लिया 12% पर एनम दिया होता क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, तो क्या करते आप? कहते कि देखो 2 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, 4 साइकिल्स बनी, 4 साइकिल बना लो, फिर हर एक साइकिल 6 महीने की है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? आपने कहा कि अच्छा मुझे 12% दिया आपने 1 साल का, तो 6 महीने का 6% होगा। तो उस केस में हर स्टेप पे ये क्या हो जाता? +6% फॉर 4 साइकिल्स। जब ये कन्वर्ट हो गया तो रिलेशनशिप तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से लिख लोगे, फॉर्मूले की जरूरत क्या है? फॉर्मूले की जरूरत क्या है? वरना अगर आपको अपना फार्मूला भी लिखना है तो यहीं से लिख लो, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेरिएबल फॉर्म में वो सब आ जाएगा, 1 + r/2 भी आ जाएगा, 2n भी आ जाएगा, आपको सब समझ में भी आ जाएगा। तो ये हो गया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। एक चीज समझना
कि कंपाउंडिंग के केसेस में अगर आपको ये नहीं बोला गया है कि वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है या एनुअल कंपाउंडिंग है, कुछ नहीं बोला गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एनुअल कंपाउंडिंग मान के चलना होता है। तो ये लिख लेना आप कि अगर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम मानते हैं एनुअल कंपाउंडिंग, कि एक साल के बाद अमाउंट जुड़ रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग हम मान के चलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बात करिए आपने कि नहीं क्वार्टरली कंपाउंडिंग का केस है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर लो। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का जो केस होगा उसमें क्या करोगे आप, लेट्स से आपको मैंने बोला कि टाइम पीरियड आपको मैंने दिया है 1 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको दिया है 20%, ठीक है, और ये भी दिया है मैंने पर एनम, प्रिंसिपल आपको मैंने दे दिया है 1000। क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या करना है, आप कहोगे देखो 1 साल का टाइम पीरियड मेरे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो। क्वार्टर का मतलब होता है वो वाला क्वार्टर नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 1 साल का 1/4, ठीक है। यहाँ पर तो 1 साल का पीरियड, और अगर हर साल में आप 1/4 ईयर में कंपाउंडिंग कर रहे हो तो कितनी साइकिल्स बनेंगी, एक साइकिल की लेंथ आपकी 3 महीना हो गई ना, 1 क्वार्टर इज 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स, एक साल में 4 साइकिल्स बनी, तो आपने कहा कि चलो जल्दी से 4 साइकिल बना लो। और हर एक साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहोगे देखो एक साइकिल की लेंथ है 3 मंथ्स, यहाँ जो 20% मुझे दिया हुआ है ये दिया है 1 साल का यानी 12 महीने का, यानी 12 या 4 साइकिल का 20% दिया हुआ है मुझे टोटल। तो अगर पूरे 4 साइकिल की वैल्यू मुझे 20% दी है तो फॉर 1 साइकिल द वैल्यू विल बी 20/4, दैट इज 5%। कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ये चीज़ कन्वर्ट हो गई तो आप सब कुछ रिलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहाँ पर ये 1000 हो गया, यहाँ पर ये अमाउंट हो गया, तो अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया 1.05 टू द पावर 4 इंटू 1000। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये फार्मूले रटे उसकी ज़रूरत क्या है, सब कुछ यहाँ से लिख लेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमको आती है, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर हमको आती है तो हमें करना बस इतना है ना कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केसेस को सक्सेसिवली कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्मूला जो आप नहीं रटते हो, कि अगर मैं कहूँ कि आपसे कंपाउंडिंग हर 4 महीने में हो रही है, एवरी 4 मंथ हो रहा है, एवरी 4 मंथ कंपाउंडिंग, आप क्या करोगे, राइट? तो अब आप क्या करोगे, अब आपको कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने बोला कि मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया है कि ये 12% पर एनम उठा के दे दिया है, टाइम पीरियड मुझे दे दिया है 1 ईयर, प्रिंसिपल मुझे दे दिया है 1000, क्या रिलेशनशिप होगी? सो आप कहोगे देखो एवरी 4 मंथ अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स है मेरी, जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो तो मेरी बन जाएंगी 3, और हर एक साइकिल का जो लेंथ है आप ध्यान से देखना वो क्या है 4 मंथ्स है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बनी 3, एक साल मतलब 12 महीने 12 मंथ्स, 4 से डिवाइड किया, 3 नंबर ऑफ साइकिल एंड एवरी साइकिल इज ऑफ लेंथ 4 मंथ्स, 3 साइकिल बना लो ऐसा। अब ये निकालो जरा कि ये 4 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप कहोगे टोटल जो साइकिल है 3 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया है 12%, उसका इंटरेस्ट मुझे क्या दे दिया है 12%। अगर वो 12% मुझे दिया हुआ है तो मुझे निकालना क्या है कि एक साइकिल का इंटरेस्ट क्या होगा, तीनों का दिया हुआ है टोटल, एक साइकिल का निकालूंगा तो बाई 3 करूंगा मैं, यहाँ 4% मिलेगा। इसका फॉर्मूला तो आपने नहीं रटा होगा, ठीक है, या तो कोई n वाला फॉर्मूला रटे हो गया आप, k वाला, आई डोंट नो, बट जरूरत ही नहीं है ना। एक बार ये समझ जाते हो ना तो फिर बचा क्या, फिर ये +4% हर साल हो गया, और अगर ये +4% एक साल हो गया तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 1.04 टू द पावर क्यूब, और इंटू p ये आपका हो गया a के बराबर, इंटू p इज इक्वल टू a हो गया वैल्यू। इसमें आपको कहाँ कोई दिक्कत आने वाली है, आप सारी वैल्यूज़ को आराम से रिलेट कर सकते हैं। आपने कहा कि मान लिया मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो मंथली कंपाउंडिंग वाला एक केस आपको मैं दिखा देता हूँ कि लेट्स से अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो आप क्या करोगे। जैसे आपने कहा कि लेट्स से प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 1000, ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मंथली कंपाउंडिंग का केस है मेरा, और जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेट्स से कि आर की वैल्यू आपको उठा के मैंने दे दी कि लेट्स से वो है अभी बस एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बस ज़्यादा टेंशन ना लें। आर की वैल्यू 12% मैंने पर एनम उठा के दे दी, और साथ ही साथ आपको अमाउंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो और आपको दे दिया कि कंपाउंडिंग जो हो रही है आपकी वो मंथली बेसिस पे हो रही है, मंथली कंपाउंडिंग वाला केस है। तो अगर मंथली कंपाउंडिंग वाला केस है तो आप कहोगे हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है। टाइम पीरियड लेट से मैंने आपको दे दिया 1 साल का,
तो आप कहोगे 1 साल के पीरियड में मंथली कंपाउंडिंग करूंगा 12 साइकिल्स बनेगी, तो ऐसे करके आपने 12 साइकिल्स बना ली, डॉट 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 12, और हर एक साइकिल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा 1%, क्योंकि 12% पर एनम है। मुझे एक साइकिल का निकालना है जो कि 1 मंथ का ड्यूरेशन है, तो 1 मंथ में 1% बनेगा। सक्सेसिव में कन्वर्ट हो गया केस, ये वैल्यू आपकी हो गई 1000, तो आपका जो अमाउंट है अमाउंट वो आ गया प्रिंसिपल इंटू 1000, ठीक है। बट ऐसे नहीं, सॉरी, तो आपका जो अमाउंट, आपका जो, तो देखिए आपका जो अमाउंट हो गया वो हो गया प्रिंसिपल P 1000 इंटू हर स्टेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 1.01 की पावर 12। अगर कोई रिलेशनशिप लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपल सा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। जब हमें नंबर ऑफ साइकिल्स क्लियर हो गई, हमने इसको प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर दिया, तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए जो मेरा अभी तक का डिस्कशन था, ये सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए कंपाउंडिंग के केसेस को कैसे ट्रीट करना है और कैसे साइकिल के टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइकिल के टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी तो बहुत जगह कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग साइकिल बेस्ड होगी ना, तो मैं आपकी चीजें बहुत आसान बनाने वाला हूँ। जब CISI का डिफरेंस मैं बताऊंगा तो मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा जहां फंस जाओगे। अगर आपने फॉर्मूले रट रखे हैं तो वो आपको फंसा देंगे, लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्या है, क्वार्टरली क्या है, और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो साइकिल के टर्म्स में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से करें, उसके बाद ही अगले लेसन पे आप मूव करेंगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक अगले लेसन पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। एक एक चीज़ को, ठीक है, पहले अच्छे से बिल्ड करना है, तभी सवाल आसानी से होंगे, और बहुत फाउंडेशन स्ट्रांग करना है इन सब चीज़ों में, इनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। ये सिंपल चीज़ें ही कुछ रिमार्केबल प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके आती हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, हर चीज़ को सही तरीके से समझना। इसको आप अच्छे से समझिए, फिर आप अगले लेसन को फॉलो करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।